में हम अपने सिक्स क्लास के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास तुषार हैं, ये रेल में यात्रा कर रहे हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे डिब्बे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़-पौधे, घर, खेत-खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, "पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेलगाड़ी से यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई।" तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने-जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियाँ नहीं थीं, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? और क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल, फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़-पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होगा। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों, झीलों में पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। यहाँ पे इस पैरा में हमें आखेटकों के बारे में बताया हुआ है, मतलब कि आरंभिक स्टार्टिंग में मानव एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जाते थे, तो उन्हें हम ये आखेटक खाद्य संग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि वे खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के यहाँ पे 4 कारण बताए हुए हैं। पहला कारण ये है कि फिर अगर वो कहीं पे एक जगह से ज़्यादा दिनों तक रहते थे, वहाँ का खाना फिर जानवर, फल-फूल वो समाप्त कर देते, तो फिर उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। और दूसरा कारण यहाँ पे बताया है कि जैसे मवेशी वगैरह या फिर हिरन वगैरह, जैसे शिकारी हैं वो हिरनों वगैरह को मारने के लिए आया करते, तो फिर हिरन वगैरह भागी, तो फिर अपने शिकारी हैं तो उनके पीछे-पीछे भागा करते थे। फिर तीसरा कारण ये है कि फिर जैसे पेड़-पौधों पे वो अपने मौसम के अनुसार फल-फूल लगते हैं, तो फिर अगर मौसम ख़त्म हो, दूसरे मौसम के अनुसार दूसरी जगह चला जाया करते थे ये। और चौथा कारण ये बताया कि अगर जौन से हर एक जगह पानी नहीं मिलता था, जहाँ मतलब कि ज़्यादातर जगह बारिश के दिनों में पानी आता था। जैसे हमारे पास कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे
हर एक टाइम पानी रहता है, तो फिर वो पानी की तलाश में भी एक जगह जाया करते थे। अच्छा, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थीं। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पत्थर का औजार, ये हमारे पास बाईं ओर है, ये पत्थर के औजार इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं ओर जो सा आप ये देख रहे हैं, यह जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, पत्थरों का उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, उसके बारे में बताया हुआ है कि जो से हमारे पुरातात्विक हैं, ठीक है, तो फिर उनके पास से हमें कोई चीज़ें मिली हैं, तो जैसे कि उन चीज़ों का जो से आखे हमारे आखेटक हैं, आखेटक खाद्य संग्रह, उन चीज़ों का यूज़ करते थे कहीं पे, मतलब कि ये कपड़े जड़ों को खोदने के लिए, ये कपड़े वगैरह सिलने के लिए, ये पत्थर के भी औजार होते थे, लकड़ी के और हड्डियों के भी होते थे ये। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता चला है। अच्छा, अब रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये मानचित्र हमें सेकंड मानचित्र दिखाया गया है। यहाँ पे त्रिकोण वाले स्थान हैं, वे पुरा स्थल हैं, और जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी हैं, और भी हैं, कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही निश्चित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सी ये त्रिकोण वाले स्थान हैं, ये वाले, जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पे पूरा पाषाण, ये पूरा स्थल है पूरा पाषाणिक, और जो से आप ये पूरा पाषाणी मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। ये भीमबेटका, ठीक है, भीमबेटका हो गया, और ये भीमबेटका के अलावा ये कुरनूर की गुफाएं, यहाँ पे ये हुसगी, ठीक है, कुरनूर, हुसगी, भीमबेटका, ये पूछ लेते हैं ये क्या है। ये पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। ठीक है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। जैसे भीमबेटका, आधुनिक ये भीमबेटका अभी हमारा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोग यह जगह क्यों चुनी होगी? शैल चित्र, हम इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अच्छा, पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जो औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं।
ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ स्थानों के बारे में देखा है जहाँ से हमें मतलब कि आखिर पुरास्थल मिले हैं, जैसे भीमबेटका हो गया हमारे पास, और कुरनूल की गुफाएं और हुसंगी। ये भीमबेटका है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे ये नर्मदा नदी है, यहाँ पे ये ताप्ती नदी है। और आग की खोज जो है, चित्र 2 में कुरनूल गुफाएं ढूंढो। और पृष्ठ 13 पे यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। अच्छा, राख के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? कुरनूल। तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे और आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, ये मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर रखने के लिए, आदि भगाने के लिए। अच्छा, मैं आपको कुरनूल दिखा देता हूँ दोबारा से। ये है अपना कुरनूल की गुफाएं। यहाँ से हमें मिली है आग, ठीक है, आग यहाँ से मिली है। और अपना पुरातात्विक स्थल सबसे पुराना ये है भीमबेटका, ठीक है। और अच्छा, आग का यूज़ किस लिए किया करते थे? तो मांस को फूकने के लिए, और ये प्रकाश करने के लिए, और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए। अच्छा, नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पुरापाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों, पुरा यानी कि प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर, से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले, यानी कि 20 लाख पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानियाँ इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमने ये पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, उसे मेसोलिथ यानी मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइकोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हाशिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इन दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से हुई। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब क्या होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें नहीं ज्ञात कि उस काल में उनके क्या नाम रहे होंगे। यहाँ पे हमने ये नाम और तिथियों में क्या पढ़ा है, ऊपर से बता देता हूँ। हमने जो से पुराने समय पे जो हमारे पुरातत्वविद हैं, तो उन्होंने नाम रखे हैं। तो उनका नाम रखा है पुराने समय के आरंभिक काल को नाम बताया है कि पुरापाषाण काल। तो पुरा का मतलब होता है प्राचीन, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो मतलब कि पुरापाषाण से हमें पत्थरों के औजारों का ये महत्व पता चलता है। तो जो सा पुरापाषाण काल है, ये 20,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का है, ठीक है। जो से इसे हमने 3 भागों में बांटा है। एक तो आरंभिक, मध्य और उत्तर
उत्तल पूरा पाषाण युग। तो मानव इतिहास में जो सी 99% की जो सी घटनाएं हैं ना, तो वो मतलब कि जितनी भी कहानियां हैं वो यहीं से घटित हुई हैं। अच्छा, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरण के बदलाव मिले हैं, उससे हम मैसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग की शुरुआत कहाँ 1200 वर्ष से 10,000 वर्ष पहले तक, ठीक है। और जौन से मध्य पाषाण काल में हमें बहुत मतलब कि छोटे छोटे ये मिले हैं, औजार मिले थे मैसोलिथ में। अच्छा, अब हम क्या देते हैं जो सही है, इसे ही हम ये लघु पाषाण काल या माइक्रो माइक्रोलिथ भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर मतलब पत्थर के औजार मिले हैं हमें। मतलब कि इन औजारों को ये हड्डियों से भी बनाया जाता था, या लकड़ी के मुट्ठे पर हाशिया लगा के मतलब कि आरी जैसे बना दिया करते थे। अच्छा, अगला युग जो सा है, अगले की अगले युग की शुरुआत 10,000 पहले से हुई है। जो है 10,000 पहले से हुई, इसे हम नवपाषाण युग कह देते हैं। नवपाषाण युग का मतलब क्या है? यह नया। तो अच्छा, अब बदलती जलवायु इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। अब बदलती जलवायु के बारे में क्या बताया हुआ है? आज से 12,000 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे-जैसे गर्मी बढ़ने लगी, तो गर्मी के बढ़ने से अपना जलवायु भी बढ़ने लगा, ठीक है? जलवायु बढ़ी तो फिर जो उनसे क्षेत्र है वहाँ पे घास-फूस के मैदान बन गए, और घास-फूस के मैदान बनेंगे तो अपनी हिरन, बारहसिंगा जितने भी जानवर हैं, तो जानवरों की संख्या बढ़ गई। अगर जानवरों की संख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे घास है, मतलब इस घास को खाकर वो ज़िंदा रह सकते थे। अगर जानवर हैं तो उन्हें मारने वाले शिकारी भी होंगे, तो फिर जौन से लोग जानवरों का शिकार करते थे वो भी इन जानवरों के पीछे पीछे आने लगे। मतलब कि उन्होंने नोट किया कि ये क्या खाते हैं, इनके प्रजनन का समय क्या है। तो फिर वो जौन से शिकारी हैं वो सोचने लगे कि फिर मतलब कि इन्हें अपना पालतू बनाने की बारे में सोचने लगे थे, वो अपना काम निकालना चाहते हैं इनसे। और लोग इस टाइम में मछलियों का भोजन भी किया करते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इ- इस दौरान इस दौरान उपमहाद्वीप में विभिन्न इलाकों में विभिन्न इस दौरान उपमहाद्वीप में इनके विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते-करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आस-पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे-धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे।
और इस तरह धीरे-धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? देखो, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई? तो जौन सा अपना उपमहाद्वीप है एशिया, तो जौन सी इसके अलग अलग इलाकों पे अब गेहूं जो और धान जैसे अनाज ये उगने लगे थे, अपने आप ही उगने लगे थे ये। जौन सी जो अपने महिला पुरुष बच्चे जौन सी पहले तो इन्हें को बटोरा करते थे वो, ठीक है? मतलब गेहूँ जो जितने भी अनाज अपने आप उग रहे हैं इन्हें बटोर लिया करते थे। बटोरने के बाद फिर उन्होंने ये सीख लिया कि फिर ये उगते कैसे हैं, मतलब कि कैसे उगते हैं, कब पक कर तैयार होते हैं। तो मतलब कि इन्होंने इन्हें ध्यान से देखा और देखते-देखते ये इन्हें खुद उगाना, खुद पैदा करना सीख लिया। तो अगर इन्होंने पैदा करना सीख लिया, तो ये कृषक बन गए, किसान बन गए, ठीक है? इसी तरह से लोग अपने घरों के आस-पास ना जौन से जानवर थे, तो जानवरों को अपने घरों के आस-पास आकर्षित करने लगे। अगर जानवर उनके घर के आस-पास आ जाएँगे तो फिर वो उन्हें पालतू बना लेंगे। अगर पालतू बना लिया उन्होंने, अच्छा ये क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि किस सबसे पहले इंसान ने किस पालतू जानवर को किस जानवर को पालतू बनाया? उन्होंने जंगली कुत्ते के पूर्वजों को बनाया था, ठीक है? मतलब कुत्ते के जंगली पूर्वजों को। फिर लोग सबसे पहले कुत्ते को बना लिया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे भेड़ को, बकरी को, गाय को, सुअर ऐसे जानवरों को भी ये अपने घर के आस-पास आकर्षित करने लगे। अगर जौन से ये वाले जानवर हैं ये ज़्यादातर झुंड में रहा करते थे, तो शिकार हैं जौन जौन से शिकारी हैं, मतलब कि ये शेर वगैरह हैं और भी दूसरे शिकारी हैं, तो फिर ये इंसान है अपने पूर्वज, तो इनकी रक्षा किया करते हैं इन जानवरों की। तो इनकी रक्षा करेंगे तो फिर इन्होंने धीरे-धीरे अपना पशुपालक बन गई है। अच्छा, सबसे पहले कुत्ते को ही क्यों बनाया? क्योंकि सबसे पहले लोग ऐसा चाहते थे कि फिर ऐसा जानवर हो जो कि उनकी रक्षा भी कर सके, ठीक है? या कुत्ता इनकी लोगों की रक्षा भी, आदमी मानव की रक्षा भी किया करता था और रक्षा करने के साथ जब जब इन्हें खाने की ज़रूरत पड़े तो इनका खाना भी बन जाता था, इसलिए इन्होंने कुत्ते को सबसे पहले बनाया। ठीक है, बसने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। अ, उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिनमें बीमारी होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दाने के भार को संभाल सकें। ऐसे ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे-धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों इन दांतों को देखो, जैसे आपको दांत दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ठीक है? इन दांतों को देखो, इनमें से कौन-सा जंगली सूअर का है और कौन-सा पालतू सूअर का है? वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं, वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं और इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़-बकरी आते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो, बसने की प्रक्रिया होती क्या है सबसे पहले?
तो जौन से लोग अपने आप लोग पौधे उगाते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं, तो उसे हम कह देते हैं बचने की प्रक्रिया। तो जौन सी बचने की प्रक्रिया जौन से पेड़ पौधे या जानवरों को पाल रहे हैं, ये जंगली जानवरों से बिल्कुल अलग होंगे। इसका मतलब बचने की प्रक्रिया में जौन से हम जानवरों का और पेड़ पौधों का चयन करते हैं ना, तो उन्हें ये देख के किया जाता है कि उन उन पौधों में यानी कि जानवरों में बीमारियां की संभावना कम हो, ताकि हम भी बीमार कम पड़े। और जो उनसे पौधे वो चुनते हैं, वो ऐसे चुनते हैं जिनके जो बीज है ना, दाने, वो बड़े आकार के हों। और जो उनसे दाने उग रहे हैं जिस टहनी पर, तो वो मजबूत होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि दाना टूट के नीचे गिर गया, खराब हो गया। तो ये मतलब कि उनकी टहनियाँ भी मतलब मजबूत होनी चाहिए। और वो ऐसे पौधे के बीज रखते हैं, मतलब कि बीज चुनते हैं जिन्हें आगे संभाल के भी रखा जा सके और फिर उन्हें आगे वो उगा भी सकें। और उन्हीं जानवरों के लिए प्रजनन के लिए चुनते हैं जो कि हिंसक ना हो, मतलब कि जो एक दूसरे को मारते ना हो, लड़ाई ना करते हों। तो इसलिए हम ज़्यादातर देखते हैं जिनसे हमारे पालतू जानवर हैं या फिर जो कृषि के लिए हम पालते हैं, वो जंगली जानवरों से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब अलग होते ही जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जो अपने पालतू जानवर हैं उनके सींग थोड़े छोटे होते हैं, और जो उनसे जंगली हैं उनके बड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये तो अपने छोटे वाले ये पालतू सूअर के हैं, और जो से बड़े वाले हैं ये जंगली सूअर के दांत हैं। आप देख सकते हो जो उनसे बचने की प्रक्रिया है, जो ये ऐसा माना जाता है कि ये 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है। और अगर क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सबसे पहले किस फसल को अपनाया था, मतलब प्राचीन फसल। तो यहाँ पे गेहूं और जौ आते हैं सबसे प्राचीन फसल। और सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, कुत्ते को बनाया, कुत्ते के बाद भेड़ बकरी को बनाया था। अच्छा, एक नवीन जीवन शैली, नवीन जीवन शैली क्या है? तुम पौधों के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो इसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूप से बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों की इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े-बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। उन्हें क्या तुम्हें लगता है कि शिकार या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते या उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नवीन जीवन शैली, इसकी शुरुआत कैसे हुई, जौन से अनाज का उपयोग कैसे करते थे। अनाज का उपयोग ये बीज के रूप में करते थे, खाद के रूप में करते थे, उपहार के रूप में करते थे, भंडारण के रूप में करते थे अनाज का उपयोग। जौन से ये है अनाज, अब देखो उग तो गया। तो अनाज उगने के बाद अब इसे हमें कई दिनों तक, कई महीनों तक या कई सालों तक अब इसे बचा के रखना है। ठीक है। तो अब बचा के रखना है, बचा के रखने के लिए हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अगर ये देखभाल करने के ज़्यादा लंबे समय तक देखभाल क्यों कर रहे हैं, क्यों बचा के रखे हैं? क्योंकि हम इन बीजों को बोकर नई फसल उगाएंगे। ठीक है। अगर हमने इन्हें बो के नई फसल उगा दी है, फिर उन पौधों की अब सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर उन्हें खरपतवार से बचाना पड़ेगा, जंगली जानवरों, चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। मतलब कि ये सभी के सभी नए काम हमें मिल गए थे, तो ये हमारी नई जीवन शैली में आ गई। अब जैसे नई शिवल अब यहाँ पे हमने सुरक्षा भी कर ली, फिर उसके बाद इनकी कटाई भी करनी है, अनाज को फिर अब बहुत संभाल के रखना है। तो जो से अनाज का अब संभाल के रख लिया, फिर इसका अब हम भोजन करेंगे। फिर इन दोनों बीजों को बचा के अब हम कैसे रख सकते हैं? तो बचा के रखने के लिए हमें एक जगह
अब सोचना पड़ेगा कि कहाँ-कहाँ पे बचा के रखें, कहीं हम मटके वगैरह बनाएँ या फिर एक मिट्टी के अंदर बड़े-बड़े बर्तन बनाएँ, गड्ढे खोद के उन्हें दफना दें, टोकरियाँ बनाएँ, तो ये सोचना पड़ेगा इन्हें, ठीक है? जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालक भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या-क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? देखो, जानवर चलते-फिरते खाद्य भंडार है, जिसमें हमने ये देखा कि जौन से जानवर हैं, जानवर बच्चे देते हैं। अगर बच्चे देंगे तो उनकी जनसंख्या बढ़ेगी। अगर उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब कि अगर हम उनकी ठीक से देखभाल करें, तो फिर उनकी जनसंख्या बढ़ रही है और उसके साथ-साथ हमें उनसे दूध मिलता है। अगर दूध मिलेगा, दूध का मतलब हमें भोजन का अच्छा स्रोत मिल रहा है। अगर और इसके साथ-साथ हमें जानवरों से अगर दूध नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो उनका मांस तो मिल रहा है कम से कम। मतलब कि जौन-सा हमारे जानवर हैं, ये भोजन के भंडारण का अच्छा तरीका मान लिए जाते हैं। तो फिर हमें भोजन इनसे क्या-क्या मिलता है, हमें इनसे कपड़ा भी मिल जाता है, मतलब कि उनसे ऊन मिलती है, ऊन से हम कपड़ा बना लेते हैं और मतलब कि ये खाना, मांस वगैरह, दूध वगैरह भी मिल जाता है हमें, ठीक है? और जानवर हमारी रक्षा भी कर सकते हैं, जैसे कुत्ता वगैरह हो गया। और आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 को देखो। क्या तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे हैं? ये इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। अच्छा, मैं आपको नीले डब्बे दिखा देता हूँ, ये कौन कौन से हैं। ये देखिए, पेज नंबर 13 पे हमारे ये मानचित्र आ गया है, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे जो से नीले रंग के हैं, ये नीले रंग का ये हरूर हो गया, ठीक है? और आरंभिक देखो, आरंभिक गांव भी बता देते हैं आपको। नवपाषाणी पुरास्थल, जो से ये है डब्बे, ये नवपाषाणी पुरास्थल है, ये हरूर हो गया। और पेय ये पेयमल्ली हो गया। महागड़ा, ये महागड़ा हो गया। ये कोल्डी हवा, महागड़ा, तो ये हलूर और पेयम अल्ली, ये चिरांद चिरांद के बुरजहोम, मेहरगढ़ और दाऊजल्ली, हेंडिंग हेडिंग, ठीक है? ये अपने पुरा नवपाषाणिक पुरास्थल हैं, ये जितने भी हमने बात की है। अच्छा, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बताया हुआ है ये। तो जो से ये वाले पुरास्थल है, नवपाषाणी पुरास्थलों की शुरुआत यानी कि कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निकट दृष्टि स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई से मिले पौधों, पशुओं की हड्डियों के नमूने के अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आरंभिक
कृषकों और पशुपालक के बारे में हमें पता कैसे चला, जैसे कि मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, तो उसमें ये अपने दक्षिण पश्चिम पूर्व के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे हमें ये खुराई वहाँ से हमें कृषकों और पशुपालक की बस्तियों के बारे में पता चला है, और मतलब कि वहाँ से हमें जले हुए अनाज के बारे में साक्ष्य मिले हैं, ये इसके बारे में बताया हुआ है। स्थायी जीवन स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, जैसा कि बुरज़ोम वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। आपको यहाँ पे बताया गया है कि फिर बुरज़ोम ये अपना कश्मीर के अंदर है, तो वहाँ पे इन्हें गर्तवास मिला। गर्तवास होता है ज़मीन के अंदर एक गड्ढा बना देते हैं, तो गड्ढा बना के फिर उसमें लोग रहते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए उन्हें सीढ़ियाँ भी हैं, और जो से ये गड्ढा बनाया है तो सर्दी के मौसम में ये गड्ढा है उन लोगों की मदद करेगा, ठीक है। तो और वहाँ पे जो उनसे अपना पुरातत्वविद हैं, तो वहाँ पे आग लगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। आग से मतलब और घर के अंदर बाहर मतलब कि लोग मौसम में अपने घर के अंदर बाहर खाना पका सकते हैं आग से। एक गर्तवास का चित्र बनाओ, जैसे कि बुरज़ोम में है, घर के अंदर सीढ़ियाँ बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पुरापाषाण युगीन का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जो उनसे हमने पढ़ा है कि जो उनसे लोग हैं ये पुरापाषाण काल में पत्थर के, मध्यपाषाण काल में भी पत्थरों के यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो से अब हमें पत्थर मिले हैं इन्हें नवपाषाण काल का माना जाता है, क्योंकि ये पुरापाषाण काल से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनकी धार कम थी, इनकी धार ज़्यादा है। तो इनकी धार को ज़्यादा करने के लिए फिर इन पे पॉलिश कर दी गई है। अब हमें यहाँ पे देखो ओखली वगैरह, मतलब कि अगर हमें कोई चीज़ वनस्पति वगैरह पीसनी है, अनाज को पीसना है, तो फिर ओखली और मुसल का यूज़ करते हैं। और हमारे कुछ ऐसे भी हथियार मिले हैं जो उनसे हड्डियों से बनाए जाते थे, ठीक है। ये नवपाषाण काल के उपकरण है ये सभी के सभी। अब क्या तुम कल्पना कर सकती हो इस पात्र में क्या रखा होगा? नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे।
क्या ये परिवर्तन हर जगह के साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री-पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे-धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल-बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। जैसे अब नवपाषाण युग की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे नवपाषाण काल आते-आते लोगों ने अब मिट्टी के बर्तन बना लिए थे। जब मिट्टी के बर्तन बना लिए हैं, तो अभी इसके अंदर वो कई सारी चीज़ों को रख सकते हैं। कई सारी चीज़ों को मतलब कि धीरे-धीरे उन्होंने मिट्टी का बर्तनों का यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर अब इसके अंदर वो जो है चावल, गेहूँ, दलहन से इन सभी को मतलब कि रखने लगे थे। तो अब मिट्टी के बर्तन बन गया, तो रखेंगे फिर इन्हें, इनके अंदर से वो अनाज को मतलब कि उबालने या भूनने भी लग गए। तो खाना बनाने के लिए भी मतलब कि इनका यूज़ करने लगे थे। तो अब लोग क्या करते हैं, हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे पहले आदमी ने कपड़े के लिए किस चीज़ का यूज़ किया था? मतलब कि यूज़ तो पहले तो वो खाल का यूज़ करते थे, तो जानवरों की खाल का, लेकिन उगाया किसे था सबसे पहले? तो वो कपास को उगाया था सबसे पहले, ठीक है? और जैसे-जैसे टाइम चलता गया, आगे परिवर्तन आते गए, तो अब जौन से स्त्री पुरुष जौन से अपने आदमी औरत हैं, ये शिकार भी करते थे और भोजन को एक जगह इकट्ठा भी करते थे। तो इकट्ठा भी करते और कई हज़ार सालों तक, या अब धीरे-धीरे, पहले तो शिकार करके भोजन को इकट्ठा करना, अब ये इसको बदलने लगे। अब धीरे-धीरे ये खेती करने लगे और पशुओं को पालने लगे। और बहुत सारे लोग मौसम के मुताबिक अपना मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाके अपना जीवन यापन करते थे। ऐसा सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं हम। ये मेहरनगढ़ में ये जीवन मृत्यु। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेहरगढ़ दिखा देता हूँ एक बार, ये कहाँ पे है। ये देखिए, यहाँ पे है अपना मेहरगढ़। ये है मेहरगढ़ और ये है बुरजोम। बुरजोम में हमें गर्तवास मिला था, यानी कि यहाँ पे धरती के अंदर गड्ढा मिला जहाँ पे लोग रहते थे। और यहाँ पे ये मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ के बारे में आगे पढ़ते हैं हम, क्या है इसमें। आप देख सकते हैं, जो सा मेहरगढ़ है, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बोलन बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोलन दर्रा कहाँ पे है? बोलन दर्रा ये पाकिस्तान वाले इलाके में है। ये यहाँ पे बुरजोम के पास है, ठीक है? यहाँ से लोग ईरान जाते थे। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाया या भेड़ बकरी को पालना सीखा। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंसान ने, स्त्री पुरुष ने सबसे पहले किस चीज़ को उगाया था? गेहूँ और जौ को उगाया था। और कि कुत्ते के बाद मतलब कि किस चीज़ को पाला था? भेड़ और बकरी को पाला था, ठीक है? और ये कहाँ पे? मेहरगढ़, बुरजोम, मेहरगढ़ में पाला था ये मेहरगढ़ के घर का चित्र है। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हों। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है? यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे-संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में
ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? कौन सा है बकरी का कंकाल? ये बकरी का कंकाल, ये लग रहा है मुझे तो। आप बताओ आपको कौन सा लग रहा है? अच्छा, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है? अच्छा, कंक्लूजन को देख लेते हैं हम। तो सूक्ष्म निरीक्षण या मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, जो सा अपना मेहरगढ़ है पाकिस्तान में है अभी तो वहाँ पे हमें सबसे पहले हमने गेहूं और जौ को उगाया था और भेड़ और बकरी को वहीं से पालना सीखा था, मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ में ये आप देख सकते हो। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ से ना अलग अलग जानवर की हमें हड्डियां मिली हैं, हिरण की, सुअर की, जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की। और जो उनसे यहाँ पे मेहरगढ़ के घर देख रहे हो आप, ये चौकोर हैं और आयताकार भी हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे ना इनके घरों में ज़्यादा कमरे हैं। ज़्यादा कमरे का मतलब यहाँ पे खाने को रखने के लिए यूज़ करते होंगे ये। ऐसा मानते थे यहाँ पे अगर कोई बंदा मर गया ना, मतलब कि पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, मतलब कि अगर कोई बंदा मर गया तो फिर वहाँ पे आगे स्वर्ग में जाने के लिए वो बकरी वगैरह को दफना दे ताकि वो आगे उन्हें खा सके मरने के बाद, ठीक है। अच्छा, अन्यत्र अन्यत्र में पढ़ते हैं हम, क्या है ये? फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह है जिस फ्रांस की एक गुफा का है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोहे, अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकालने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो क्या तुम इन्हें बनाने की कोई और कारण बता सकते हो? तो यहाँ पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला है? ये चित्र आप देख रहे हो, ये फ्रांस की गुफा से मिला है। तो और इसको 4 स्कूली बच्चों ने खोजा था, बनाया था। मतलब कि यहाँ पे ये लोहे अयस्क वगैरह जो उनसे खनिज पदार्थ थे उनके रंगों से बनाते थे। ये किस लिए बनाते थे? ताकि जो उनसे शिकार कर रहे हैं तो शिकार करने से पहले अपनी वो ऐसे करते थे, योजना बनाते थे, उसके लिए ये बनाते होंगे। या फिर ये तीज त्योहार वाले दिन बनाते होंगे इसे। अच्छा, एक नव पाषाणकालीन पुरास्थल एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल हयूक तुर्की में है। सबसे पूरा ये चताल हयूक तुर्की में। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चमकदार पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ, कोड़ियाँ और सीपियाँ का क्या उपयोग होता होगा? ये कोड़ियाँ और सीपियाँ ये मतलब चीज़ों के लेन देन में उपयोग करते होंगे इन्हें। अच्छा, मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकला है? जैसे नव पुरापाषाण स्थल, तो आपको ना तुर्की में एक जगह है, उसका नाम है ये चताल चताल हयूक।
तो ये यहाँ पे ना लोग दूर-दूर से अलग-अलग जगह से चीज़ें यहाँ पे ला के रख दिया करते थे। तो यहाँ पे सीपियाँ, कहीं कौड़ियाँ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। तो और उस टाइम पे पहिए का खोज नहीं हुआ था, तो फिर लोग अपने आप पैदल जाते थे या फिर जानवरों की पीठ पे लाद के यहाँ पे ले जाया करते। इस लेसन में हमने किन शब्दों का उपयोग किया है? ये आखेटक खाद्य संग्रह, मतलब कि लोग खाना खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, उसके लिए है। पुरास्थल, पुरास्थल में अपना क्या आएगा? पुरास्थल में जहाँ पे हमें चीज़ें मिलती हैं, ये उन्हें हम पुरास्थल कह देते हैं। मतलब पुराने ज़माने का कोई भी सामान मिले तो उसे पुरास्थल कहते हैं, चाहे वो समुद्र में भी हो सकता है या फिर ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, कहीं भी जहाँ से पुराने ज़माने का सामान, बर्तन वगैरह कुछ भी मेरा पुरास्थल है। ये उद्योग स्थल, उद्योग स्थल जहाँ पे काम करते हैं। आवासीय स्थल, जहाँ पे रहने का स्थान, ठीक है। पुरापाषाण, पुराने, पुरा का मतलब पुराना, पाषाण मतलब पत्थर। ये मध्य पाषाण मतलब कि बीच वाला। लघु पाषाण, जहाँ से हमें छोटे-छोटे पत्थर, चमकदार पत्थरों के बारे में कर रहे हैं। ये कृषक, किसान को कहते हैं। पशुपालक, जो पशुओं को पालते हैं। नव पाषाण, यहाँ पे हम हमारे पत्थरों का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था। कब्र मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। अच्छा, कल्पना करो तुम 12,000 वर्ष पहले पत्थरों की एक गुफा में रहते हो और पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हें तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उसकी सहायता करना चाहते हो। तुम बनाओगे, तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? अच्छा, हमने क्या क्या सीखा? आओ याद करते हैं। इन वाक्यों को पूरा करना है। आखेटा खास संग्रह, गुफा, गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, गुफाओं में क्यों रहते थे? गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि मौसम से वो बच सकते हैं। और मौसम से बच सकते हैं मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात से। और इसके साथ-साथ वो जंगली जानवरों से भी अपना आप का बचाव कर सकते थे। और घास वाले मैदानों का विकास कितने वर्ष पहले हुआ था? ये आज से 12,000 वर्ष पहले के आसपास हुआ था। अच्छा, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? क्योंकि उन्हें खेती कर रहे हैं तो फिर उसको देखना पड़ेगा। पहले बीज को बोएंगे, फिर बोने के बाद उसमें सिंचाई करेंगे, सिंचाई के बाद पशुओं मतलब कि जानवरों से उसकी रक्षा करेंगे, फिर जानवरों से रक्षा करेंगे, फिर रक्षा करने के बाद कटाई करेंगे। मतलब इसमें टाइम लग जाता काफ़ी, इसलिए रहते थे। पुरातात्विक ऐसा क्यों मानते थे कि मेहरगढ़ लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि अपना मेहरगढ़, मेहरगढ़ को शिकारी क्यों मानते थे पहले? क्योंकि बाद में शिकारी, ये बाद में हमें वहाँ से गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और मतलब कि पशुपालक के लिए हमें ये भेड़ और बकरी वहीं से मिली है, ये मेहरगढ़ से। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग में ना वो शिकारी थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना क्या हो सकता है। अच्छा, आखेटा खास संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? उनकी यात्रा आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता या क्या भिन्नताएँ हैं? जैसे आखेटा खास संग्रह है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने खाने की तलाश में जाते थे। खाने की तलाश में जाने के लिए वो क्या करते थे, अगर एक स्थान पे ज़्यादा रहेंगे तो फिर जौन सा उनका खाना है, मतलब कि पेड़ पौधे, मतलब जो पेड़ पे जो फल फ्रूट लग रहे हैं वो ज़्यादा, या जो जानवर वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे। और जैसे अगर एक स्थान पे रहेंगे तो फिर जौन सा पानी वगैरह है, अगर पानी, अगर जिस दिन बरसात आई कुछ महीनों तक पानी रहेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा वो, तो पानी की तलाश में जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। और शिकार की तलाश में, जैसे कि अपना कोई हिरन वगैरह हो गया, अगर वो चलता रहता था तो फिर शिकारी भी उसकी तलाश में एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे, ठीक है। और अपने खाने की तलाश में, यही कारण है। और पुराने ज़माने पे ना
मतलब कि हम तो आज के ज़माने पे गाड़ियों से जाते हैं, पहिए की खोजोगी ना, तो पुराने समय पे लोग या फिर जानवरों के ऊपर जाते थे या फिर ये पैदल जाया करते थे। और आखेटा खास संग्रह आग का उपयोग किन-किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? अच्छा ये हैं आग का उपयोग खान ये मांस को पकाने के लिए, उजाले के लिए, जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए करते होंगे। तो और हम भी करते हैं आग का उपयोग मतलब खाना वगैरह पकाने के लिए करते हैं। ठीक है? और कृषकों या पशुपालकों का जीवन आखेट खाद्य संग्रह के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। देखो कृषि और पशुपालक हैं, ये तो खेती करते हैं, ठीक है? और जानवरों से अपने आप को ये भोजन इनको जानवरों से भोजन मिल जाता है। लेकिन आखेटक क्या करते हैं, ये खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। मतलब कि ये जानवरों का शिकार करते हैं और मतलब ये जंगलों से फल फ्रूट को इकट्ठा करते हैं। जो उनसे कृषक और पशुपालक हैं ये एक ही स्थान पे रहते हैं, ये घूमते रहते हैं, ठीक है? तो ये सर्दी गर्मी से बचने के लिए इनके पास घर वगैरह कुछ भी है, लेकिन ये गुफाओं वगैरह में रहते हैं। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मध्य पाषाण युग, ये माना जाता है मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000 साल पहले का। बचने की प्रक्रिया कब आरंभ हुआ? 12 साल वर्ष पहले। नवपाषाण युग माना जाता है 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ हुआ 8,000 वर्ष पहले। आओ करके देखें ये ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पशु दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती हैं और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। अपनी सूची अपने साथियों की सूचियों से तुलना करो और उनमें कोई समानता या भेद दिखाई दे रहा है आपको वो बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। जिन अनाजों को खेतों खाते हो उनकी एक सूची बनाओ कि इन अनाजों को क्या सब्जियों में उगाते हो? अगर हाँ, तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं, तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि अनाज किस स्थान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुँचे। इस वीडियो में ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। थैंक यू।